आज की सभा के अध्यक्ष महोदय मुकाशी जी लखाओ साहब और मेरे पत्रकारिता के अग्रज राजन बोड़ा साहब, उसके अलावा भी कई लोग और हैं जिनके को मैं नमन करना चाहता हूँ। दरअसल क्या है कि आज जो है सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। मैं 25 साल तक चीफ रिपोर्टर रहा। 1980 में कोटा गया और मेरे को मुख्य संवाददाता का काम सौंपा गया। उसके बाद 2003 तक मैं लगातार जो है संवाददाता ही रहा। मुझे कभी संपादन विभाग में काम करने का कोई अनुभव मिला नहीं, या शायद मैं इस लायक समझाया नहीं गया कि भाई मुझे इस काम को दिया जाए, तो मैं संपादन विभाग में कभी काम नहीं किया। एक तो क्या है, 2-3 कसक है मेरे मन में। एक कसक तो यह है कि कभी संपादन विभाग में काम किया नहीं, तो उसका एक अभाव हमेशा महसूस होता है। और दूसरी कसक यह है कि मैं जब राजस्थान पत्रिका में आया तो मैं मई 1979 में राजस्थान पत्रिका में यहाँ प्रवेश किया, जब गुलाब बाग में राजस्थान पत्रिका का दफ्तर हुआ करता था, जेम सिनेमा के बिल्कुल पास में, और 10-12-15 लोगों का स्टाफ था। और मैं आया मई 79 में, और अप्रैल में जो है राजन बोड़ा साहब पत्रिका छोड़ के पीटीआई में जा चुके थे। तो एक कसक तो ये रही कि बोड़ा साहब के साथ कभी काम करने का मौका नहीं मिला, और मैंने इस कसक को अपनी एक पोस्ट में भी लिखा राजन बोड़ा साहब के सम्मान में कि कैसे जो है मतलब ये सारा घटा। दरअसल क्या है, जीवन एक बहुत लंबी यात्रा है, तो बहुत सारी घटनाएं जो हैं आपको सिखाती हैं कि आपको क्या करना चाहिए। एक विचार जो है लगातार आपका दृढ़ होता चला जाता है। तो मुझे एक सबसे पहली जो घटना आती है पत्रकारिता से जुड़ी हुई, तो वो मेरे पिता से संबंधित है। मतलब जैसे सभी लोगों के पिता संतानों की निगाह में तो सभी पिता अपने मतलब उसमें महान ही होते हैं। मेरी निगाह में तो मेरे पिता भी महान ही थे। एक शिक्षक थे, हेडमास्टर थे, लेकिन बहुत अच्छे आयोजक थे। उन्होंने क्या किया, भानपुरा में करीब 56 कवियों का एक संकलन उन्होंने निकाला। वो संकलन का नाम था रेवा के स्वर। दरअसल जो नर्मदा नदी है, तो नर्मदा नदी का नाम रेवा है। वहाँ इंदौर से एक आरएसएस का मुखपत्र छपता था, स्वदेश, तो उसकी प्रिंट लाइन में था श्री रेवा प्रकाशन। तो मेरे गांव की जो छोटी सी नदी है, पहाड़ी नदी है, जो आहू नदी में जाके मिल जाती है भवानी मंडी के पास में, तो उसका नाम भी रेवा है। तो उन्होंने, मेरे पिता ने एक रेवा हिंदी साहित्य परिषद करके एक संगठन बना रखा था। इसके अलावा वहाँ के जो नाट्यकर्मी थे, उन्होंने भी जो है एक मालव संस्कृति संगम बनाया था, तो उसका भी अध्यक्ष मेरे पिता को बनाया था। मेरे पिता जो है साल में एक आध बार कोई कवि सम्मेलन का आयोजन करते थे। मेरे घर में जो है वो कवि गोष्ठियाँ हर महीने 2 महीने में होती रहती थी। सारे कवि लोग आते थे और मेरे पास सिर्फ एक काम था, उन सबको तो पोहे की प्लेट सर्व करना और एक जो है चाय जो है उनको पहुंचाना, और चाय के जो कप हैं उनको वापस फिर अपनी जगह पे पहुंचाना। लेकिन एक माहौल था, उस माहौल ने मुझे गढ़ने में या मुझे बनाने में, एक पत्रकार के रूप में विकसित करने में मेरी बहुत मदद की। लेकिन ये सब बिल्कुल एक बहुत सहज और प्राकृतिक रूप से हुआ। मेरे पिता ने जो किताब छापी रेवा के स्वर, तो संपादन का, पत्रकारिता का पहला पाठ तो मुझे वहीं से मिला। हमारा देश है ना, बहुत विविधता वाला देश है। कई संप्रदाय हैं, मत मतांतर हैं, जातियां हैं, और ये जो विविधता है, इसको अगर नकारात्मक रूप से लें आप तो अलग बात है, लेकिन अगर सकारात्मक रूप से लें
तो ये हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खूबसूरती है। अब क्या हुआ कि संपादन में क्या चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। मेरे पिता ने जो कविताएं छापी 56 कवियों की, उसमें एक लेक्चरर थे, वो भैंसोदा मंडी में रहते थे। भानी मंडी के बिल्कुल पास में एक कस्बा है, तो आचार्य जी उनका नाम था। तो उन्होंने एक कविता लिखी। उस कविता में उन्होंने लिखा कि अनल हक देखो याया का, रास्ता है नापाक डैश डैश डैश। अब वो जो उन्होंने लिखा, वो मेरे पिता और एक रांगोटा सर जो बाद में प्रिंसिपल बन गए थे, तो वो दोनों ही संपादक थे, उनके हाथ से भी गुजर गया। रघुवीर सिंह जी जो थे सीतामढ़ी वाले, जो महाराजा थे, उनको ले जाके मेरे पिता ने जब वो पूरा अंक भेंट दिया, तो उन्होंने कहा कि मैं इन सारे कवियों की सारी मीमांसा करूंगा, और एक 17 पेज का उन्होंने उसके ऊपर एक पूरा भूमिका लिखी। तो वो भूमिका भी छपी। मतलब जाहिर है कि मतलब मेरे पिता भले एक कमजोर संपादक रहे होंगे उस समय, लेकिन रघुवीर सिंह जी जिन्होंने सारी 17 पेज का लिखा भूमिका, तो उन्होंने एक एक कवि और एक एक कविता के बारे में उन्होंने उसकी मीमांसा की। लेकिन चला गया। अब चले जाने के बाद क्या हुआ कि जो है वहाँ रतलाम में इस किताब की प्रतियां छपी, और रतलाम में किसी ने उसको पढ़ा। उन्होंने कहा कि हम जिसे पाक मानते हैं उसको आप ये लिख रहे हो, ये तो अनर्थ है, घोर अनर्थ है। और वहीं से फिर जो है एक तनाव शुरू हुआ। थोड़ी देर में मतलब वो भानपुरा आ पहुंचा। अब भानपुरा में जो है हमारा जो परिवार था, तो मेरे ताऊ जो थे वो 1952 में जो है कांग्रेस के पार्षद रहे थे। सारी जीवन भर उन्होंने खादी पहनी, और हमारा परिवार जो एक कांग्रेसी परिवार के रूप में समादर किया जाता था कि ये कांग्रेसी लोग हैं। मुसलमानों के साथ हमारा व्यवहार बहुत अच्छा था, लेकिन उनके जो बहुत घनिष्ठ थे, उसमें से कुछ लोगों ने उनसे मेरे पिता से कहा, बोले कि मास्टर अगर तू जो है हमारा वो नहीं होता तो हम तेरे को चीर के 2 टुकड़े कर देते। मैं उनके साथ, मेरे पिता के साथ, और मैं ये सब सुन रहा हूं। अल्टीमेटली ये हुआ कि कलेक्टर आ गया, एसपी आ गया, थाने के अंदर बैठक हुई। वो बैठक के अंदर जो है तय हुआ कि इस पेज को फाड़ा जाए। तो जो मुस्लिम संप्रदाय के जो लोग थे वो सारे अड़ गए। उन्होंने कहा कि ये जो पेज फाड़ा जाएगा तो लोग पूछेंगे कि ये क्यों फाड़ा, तो इसकी जगह कुछ लगाओ। फिर ये हुआ कि सब एक पूरा पेज छपा के इसमें इंसर्ट करेंगे, और उस तरह से वो विवाद खत्म हुआ। मैं जब राजस्थान पत्रिका में रहा तो मेरे जीवन में एक गांठ बांधी कि कभी भी किसी भी संप्रदाय के बारे में, किसी भी जाति के बारे में, या किसी भी चीज़ के बारे में जब मैं लिखूं तो मेरे दिमाग में होना चाहिए कि कहीं उससे जो है सांप्रदायिक विद्वेष तो नहीं फैलेगा, सांप्रदायिक उन्माद तो नहीं फैलेगा, या सांप्रदायिक जो है तनाव तो पैदा नहीं होगा। तो ये संपादक की सबसे बड़ी ड्यूटी मैं मानता हूँ। एक बार मैं जब समीक्षा कर रहा था पत्रिका की, तो मैंने अजमेर के एक संवाददाता की रिपोर्ट देखी। मैंने उससे समीक्षा में लिखा, मैंने कहा कि ये जो किसी भी वक्ता की तो मजबूरी हो सकती है कि उसको कुछ भी बोलना है, लेकिन हमारी कोई मजबूरी नहीं है संवाददाता के रूप में कि हम उसको वैसा को वैसे लिखें या रिपोर्ट करें। हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं इससे हमारा सामाजिक ताना बाना नष्ट तो नहीं हो रहा है, खत्म तो नहीं हो रहा। दूसरी घटना मेरे को याद आती है। मेरे पिता ने एक भूखंड खरीदा था भाननगर में, 4000 रुपये उसका वो था मूल्य। अब क्या हुआ कि उन्होंने कई लोगों से उधार लिया, तो वहाँ जो एक सिनेमा
के मालिक थे संतोष चंद चोरलिया, तो उनसे भी 500 रुपये उधार लिए। ऐसे करके उन्होंने 4-5-6 लोगों से 500 रुपये उधार लिए। अब क्या हुआ कि मैं भानपुरा प्रेस क्लब का अध्यक्ष बन गया और हमने वहाँ पे चौराहे पे एक भानपुरा प्रेस क्लब का बोर्ड लिखना शुरू किया, जिसमें वहाँ के पूरे गांव की जो खबरें होती थी उनको लिख देते थे हम। अब हमने हमारा ये हुआ कि जो प्रेस क्लब का जो सचिव था बाबूलाल चौधरी, वो सिनेमा हॉल में गया। तो सिनेमा में क्या होता है कि वो जो रेवेन्यू टिकट है उनको तो सुरक्षित रख लेते हैं और साइड वाला जो फाड़ के दे देते हैं, फिर उन्हीं टिकट को वापस किसी उस पर चिपका के और वापस रेवेन्यू बचा लेते थे। हमने उसकी आवाज़ उठाई, बोर्ड लिखा। अब बोर्ड लिखा तो क्या हुआ कि वो जो संतोष चंद चोरलिया थे उन्होंने जो है पुलिस में रिपोर्ट की। वो जो हमारा जो वो था क्या कहते हैं बोर्ड, वो जब्त कर लिया गया और उसका चालान बनाया गया। अब हुआ ये कि मैंने जो है उस पर जो अगले दिन एक टिप्पणी लिखी कि हमारा जो सचिव था जब वो सिनेमा हॉल में पहुंचा तो उसके साथ जो है उन्होंने खूब मारपीट की। हमारी प्रतिष्ठा का विषय हो गया कि भाई हमारा सचिव है प्रेस क्लब का और उसके साथ मारपीट की। तो हमने जो है उसके बारे में बोर्ड लिखा। फिर हम वहाँ का जो एक्साइज इंस्पेक्टर था उससे जाके मिले सारे पत्रकार, तो उसने कहा बोले ठीक है आप लोग अगर कहते हो तो मैं 2 दिन के लिए ये जो सिनेमा हॉल है इसका जो लाइसेंस है वो सस्पेंड कर देता हूँ। और हम भी खुश। बोर्ड आके लिखा कि साहब जो है हमारी पहल रंग लाई टिकटों की कालाबाजारी के बारे में और 2 दिन के लिए सिनेमा का बंद कर दिया। अब टेक्निकल गड़बड़ी यहाँ हुई। देखो अब पत्रकारिता इसलिए मैं बहुत सेंसिटिव काम है कि जब हमने वो लिखा तो उसमें गलती हुई। हमने पुष्टि नहीं की कि आपके आगे 2 दिन के लिए आपने क्यों बंद किया। और हुआ ये कि वो उन्होंने बंद किया था कि साहब जो है फायर डिस्टिंग्विश जो है ना, वो जो रेत की जो भरी वो रहती है बाल्टियाँ, तो बोले उसमें रेत नहीं थी। और हम लिख रहे थे कि कालाबाजारी की वजह से हुआ। तो उन्होंने क्या किया है कि उसका FIR दर्ज कराई, चालान बना, हमारा बोर्ड जब्त हुआ और उन्होंने हम 10 लोगों के ऊपर जो है मानहानि का मुकदमा कर दिया। अब मानहानि का मुकदमा और तो सारे लोग बड़े उसमें आ गए सत्ते में, क्योंकि पत्रकारिता में कल्पना ही थी कि भिड़ते ही जो है एकदम ओले पड़ेंगे सिर पे। तो मेरे साथियों ने जो बैठक की तो उसमें कई सारे रोने लगे, नए नए पत्रकार थे, अब भी 18-20 साल के तो थे ही। तो उन्होंने कहा बोले कि आपने बहुत मुश्किल में पटक दिया हमको। बोले कि इस तरह से जो है हमारे घर वाले कह रहे हैं कि बोले कि ऐसे प्रेस क्लब में नहीं रहना और ऐसे धीरेन्द्र रावल के साथ रहना छोड़ो, तुमको बर्बाद कर देगा ये। तो कुल मिलाकर के ये हुआ कि मैंने सबसे कहा, मैंने कहा यार अलग अलग लड़ोगे तो कोई बात बनेगी, इसलिए हम सब मिलके लड़े तो शायद इसका कुछ समाधान निकले। उधर क्या हुआ कि संतोष चंद चोरलिया ने मेरे पिता को बुला भेजा। तो मेरे पिता से उन्होंने कहा कि बोले कि ये बाबू साहब, मेरे को बाबू साहब बुलाओ। बोले आप बाबू साहब को समझाओ, हमारे हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं, हमारे लिए बोर्ड लिख देते हो। तो मेरे पिता ने कहा कि बोले कि मैं उसको क्या समझाऊं, वो तो पत्रकारिता करना चाहता है और पत्रकारिता अगर वो करेगा तो मैं उसमें राह में रोड़ा या बाधा बनने वाला कौन हूँ? तो मैं तो नहीं समझा सकता उसको। अब ये सिगरेट पिए, बीड़ी पिए, दारू पिए, कोई गलत काम करे तो मैं समझाऊं? वो पत्रकारिता करना चाहता है, पत्रकार बनना चाहता है, तो मैं उसको क्या समझाऊं? तो उन्होंने कहा फिर ठीक है, वो जो 500 रुपये आपको मैंने उधार दिए हैं तो वो अभी लेके आओ। मेरे पिता ने कहा बोले ठीक है ये कर सकता हूँ। वो पास ही उन्हीं के भाई बहन थे, एक सौभाग्य मल चोरलिया, तो उनकी दुकान पे गए, वहाँ से 500 रुपये उधार लिए और लाके संतोष चंद चोरलिया को दिए। लेकिन मेरे पिता ने ये किस्सा मेरे को नहीं सुनाया, मेरी माँ ने मुझे बाद में बताया।
बोले कि तेरी पत्रकारिता के लिए तेरे पिता ने ये किया। तो क्या है कि बहुत सारी घटनाएं हैं कि एक तो ये है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का हम सम्मान करें, दूसरे लोगों की भी लिखने पढ़ने की बोलने की जो आज़ादी है उसका सम्मान करें। लेकिन एक घटना है जो मैं विशेष रूप से आप लोगों को बताना चाहता हूँ। 1984 के चुनाव चल रहे थे और एक कांग्रेस सेवा दल के एक बहुत बड़े नेता, तो प्रदेश स्तर पर भी बाद में रहे, वो मेरे ऑफिस में आए और उन्होंने कहा कि बोले कि भाई साहब ने ये लिफाफा भिजवाया है। तो मैंने कहा दे जाओ। ऐसा मेरे दिमाग में उस समय तक कभी आया ही नहीं था कि लिफाफे में नोट भी हो सकते, क्योंकि प्रेस नोट की आदत थी। ये था कि प्रेस नोट दे के जा रहे होंगे, लेकिन उस लिफाफे में नोट था, 500 रुपये का नोट था। मेरी तनख्वाह थी उस समय 550 रुपया और नोट था 500 का। दिमाग में एक बार तो लालच आया कि चाय वाले के बहुत सारे पैसे चढ़ गए हैं तो शायद उतर जाएंगे इससे। लेकिन फिर मेरे को एहसास हुआ, मैंने कहा कि अगर मैंने ये पैसे ले लिए तो क्या वो जो नेता है उसके सामने ज़िंदगी भर मैं तन के खड़ा हो पाऊँगा? कभी उसके आँख से आँख मिला पाऊँगा? क्या मैं कभी उसके खिलाफ जो है ऐसी कोई सनसनीखेज या धारदार खबर छाप पाऊँगा? फिर मेरे को लगा, मैंने कहा कि ये अपने लिए बहुत भारी पड़ेगा ये 500 रुपया। मैं ऑटो रिक्शा किया, वहाँ कांग्रेस कार्यालय के दफ्तर में पहुँचा और तब तक वो सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, क्योंकि और भी कई जगह पे वो लिफाफा बांटते हुए आए। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ये आप रखो। तो उन्होंने मेरे से कहा, बोले कि आपको क्या कम लग रहा है, राशि बढ़वा दें? मैंने कहा कि कब नहीं, बहुत भारी पड़ रहा है। ऐसे करके फिर उनको लिफाफा देकर आया। दरअसल ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे इससे कोई आप लोगों से कोई अप्रिसिएशन चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अपने लिखने की जो आज़ादी है वो हमको खुद को ही बचानी है। अगर हम ऐसे छोटे प्रलोभन में या छोटे किसी लालच में अगर हम पड़ जाते हैं तो फिर हम नहीं लिख सकते, ईमानदारी से नहीं लिख सकते। आज की तारीख में ये हो रहा है कि ईमानदारी सबसे दुर्लभ चीज़ है, और कोई भी सत्ता या कोई भी सत्ता प्रतिष्ठान कोई नहीं चाहता है कि कोई ईमानदार आदमी उनके साथ रहे। उनको व्यवहार कुशल लोग चाहिए, उनको जो है पैसा कमा करके देने वाले लोग चाहिए। तो इसलिए ईमानदारी का ये जो गुण है ये तभी काम आएगा जब हम अपनी लिखने की आज़ादी के बारे में सोचें। अगर हम लिखने की आज़ादी के बारे में नहीं सोचें तो फिर तो ठीक है, जो समझौता आप करना चाहो करो, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ आज जो है मतलब राजेंद्र माथुर साहब भी मेरे को याद आते हैं। राजेंद्र माथुर साहब का मेरे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा, क्योंकि मैं जो लेटर टू एडिटर भेजता था उसको वही एडिट करते थे। जब मैं दशपुर टाइम्स का संपादक था तो मैं उनका इतना बड़ा भगत था कि मैं काम तो कर रहा था जिला कांग्रेस अध्यक्ष के दफ्तर में, मतलब अखबार में, उसका संपादक था मैं दशपुर टाइम्स का। 450 तनख्वाह थी और आपातकाल का समय था। अब क्या हुआ कि वो जब प्रविष्टांक निकला तो राजेंद्र माथुर साहब का मैंने ऊपर छापा आशीर्वचन, इंदिरा गांधी का नीचे छापा। तो जिला कांग्रेस अध्यक्ष से पहले दिन मुठभेड़ हो गई मेरे। उन्होंने कहा कि मैंने कहा सर ये ख्यातनाम पत्रकार हैं और वो जब किसी को आशीर्वाद दें कि मान के चलना चाहिए कि पत्रकारिता के लिए तो ये सबसे बड़ी वो है। तो उस तरह से मतलब जीवन निकला। बाद में तो ये हुआ कि राजेंद्र माथुर साहब की बहुत सारी चीज़ें मतलब उनका बहुत प्रभाव पड़ा। जैसे एक बार उन्होंने लिखा कि आप इंडियन एक्सप्रेस की पत्रकारिता के बारे में उनका वो स्टेटमेंट था। बोले आप कहेंगे राजीव गांधी चोर है चोर है चोर है, बोफोर्स में खा गया रहे, लेकिन बोले कि है ना, बोले जीवन के जितने स्वर हैं उतने स्वर जो है आपके पत्रकारिता के भी होने चाहिए। कभी आप थपथपाओ, कभी चुटकी लो, कभी आप मतलब जो है घुसा मारो,
कभी अगर और ज़्यादा झिझोड़ना है तो वैसे झिझोड़ो, लेकिन पत्रकारिता का एक ही स्वर नहीं हो सकता कि आप जो है कहें कि साहब राजीव गांधी चोर है। तो उसके बारे में उन्होंने राजेंद्र माथुर साहब ने लिखा था। राजेंद्र माथुर साहब ने एक बात और बहुत बढ़िया कही थी। उन्होंने कहा कि ये जो सारा प्रिंट मीडिया है, उस समय प्रिंट मीडिया का गोल्डन पीरियड था जब हम लोग काम करते थे। आज की तारीख में तो मीडिया के सहस्त्र मुख हैं, 1000 मुख हैं, और 1000 मुख से ही मतलब हर आदमी जो है, जैसे बोड़ा साहब अभी कह रहे थे थोड़ी देर पहले मुझसे कि बोले कि जो है मतलब सारे मीडिया का लोकतांत्रिकरण हो गया। कोई आप है ना किसी राशन पत्रिका के या किसी आज तक टीवी चैनल के बिल्कुल मोहताज नहीं है। आप अपना खुद का रील बनाओ, वीडियो बनाओ, आपका जो भी विचार है उसको आप जो है सामने रखो। तो ये ताकत आज सब लोगों के पास है। तो उस समय राजेंद्र माथुर साहब लिख रहे थे कि हमारा जो प्रिंट मीडिया है उसका सारा कारोबार एक पक्षी है, एक ही तरीके से सारा चलता है। अगर मान लीजिए कोई आदमी आपके पास अखबार में आए और कहे कि साहब आपने ये जो छापा है इससे मेरी मान हानि हुई है, मेरे व्यवसाय को हानि हुई है, मेरी साख गिर गई है, तो संपादक कहेगा उससे, बोले ठीक है आप लिख के दे जाइए, हम रख लेंगे। अब ये है कि छापना नहीं छापना, कब छापना, ये हम तय करें। तो मतलब वो जो है ना डायलॉग जो था वो दो तरफा नहीं था। लेकिन आज ये इतनी बड़ी ताकत हमारे पास है कि हम लिखते हैं वो 5 मिनट के अंदर ही जो है कोई उसका प्रतिवाद करने के लिए सामने आके खड़ा हो जाता है, उसकी आलोचना करने के लिए खड़ा हो जाता है, उसमें मिनमेट निकालने के लिए खड़ा हो जाता है। तो ये एक प्रिंट मीडिया का एक बहुत बड़ा वो था। लेकिन आज की तारीख में जब मैं मेरे दोनों बेटों को देखता हूँ, दोनों सौभाग्य से जो है मतलब इंजीनियर बन गए, लेकिन वो दोनों कोई अखबार नहीं मंगा रहे, न टाइम्स ऑफ इंडिया, न इंडियन एक्सप्रेस, न हिंदू, कोई अखबार नहीं मंगा रहे, अंग्रेजी कोई पत्रिका नहीं पढ़ते। वो कहते हैं कि हमारे पास फुर्सत नहीं। तो बोले कि ये जो आप 12 घंटे या 24 घंटे बाद जाकर के अखबार छप के और हमारे पास आएगा, उसको हम पढ़ेंगे, तो उससे बेहतर है कि हम जो है तत्काल जो है इसको खोल के देख लेते हैं और हर क्षण जो है अपडेट रहते हैं पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। तो हमारा काम करते हैं वो भी चलता रहता है। तो आज की तारीख में ये नहीं है कि साहब जो है अखबार अगर मान लीजिए उनका थोड़ा एक मतलब प्रभुत्व कम हुआ है, एकाधिकार कम हुआ है, मोनोपाली कम हुई है, लेकिन लोग जो हैं वो ज़्यादा सशक्त हुए और उनके हाथ में जो है आज की तारीख में ये है कि वो अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में भी जितनी उससे बहादुरी और दिलेरी और साहस के साथ जिस तरह मोदी जी की लोग आलोचनाएं करते हैं, वो आप सोचिए उसके पहले का जो समय था उसके बारे में कल्पना कीजिए। तो आज की तारीख में हम लोग ज़्यादा डेमोक्रेटिक मतलब तरीके से सरसब्ज और वो हुए हैं। लेकिन ये है कि हम लोगों को असहमति का जो सम्मान है वो करना पड़ेगा, वो करना चाहिए। क्योंकि जैसे एक बार की बात है, यहाँ लाल कृष्ण आडवाणी ने भाषण दिया था, वो मेरे को दिमाग में आज तक याद है। उन्होंने कहा कि पिछले 5000 सालों में हमारे यहाँ लिखने की, पढ़ने की, बोलने की सबकी आज़ादी रही। तो एक हिंदू जो है ना जितना सहिष्णु होता है अपने असहमति और उसके प्रति, उतना और कोई समाज दुनिया का शायद उतना नहीं रहा। तो ये जो लोकतंत्र हमारे यहाँ फला फूला है, ये हमारी सहिष्णुता की जो संस्कृति है उसकी वजह से फला फूला है। इसको हमें जहाँ बचाए रखना है, इसकी हिफाजत करनी है और इसको हमेशा सशक्त बनाए रखना है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आपने मुझे बहुत ध्यान से सुना, धन्यवाद।